नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट 2023 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी पार्ट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस। इस टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं इसको भी आप डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि पूरे सीटेट के पेपर में 8 से 10 नंबर का केवल इसी टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सभी सब्जेक्ट्स में पेडागोजी के तौर पर भी पूछे जाते हैं। तो 8 से 10 नंबर आपको सिर्फ आज के इस वीडियो से मिल सकता है सीटेट की परीक्षा में। इसके अलावा सीटेट प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन के साथ साथ अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के लिए कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है आकलन एवं मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। आकलन के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि आकलन होता क्या है। देखिए, बहुत माइनर सा डिफरेंस है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है आकलन और मूल्यांकन में। सबसे पहले आकलन की बात कर लेते हैं। तो आकलन जो होता है वो सीखने के दौरान होता है। जैसे कि मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अब इस टॉपिक के पढ़ाने के बीच में ही अगर मैं आपका मूल्यांकन करूँ कि मान लीजिए थोड़ा सा मैंने आपको पढ़ा दिया और जो मैंने आपको पढ़ाया उसी के बारे में आपसे पूछूं, तो यानी कि ये आपका मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपका सीखने के दौरान मैं आपका आकलन कर रहा हूँ कि सीखने के दौरान आपने कितनी उपलब्धि हासिल की पर्टिकुलर इस टॉपिक में। यानी कि जो ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस टॉपिक के बारे में, तो इस ऑन गोइंग प्रोसेस में यानी इस प्रक्रिया के दौरान ही अगर मैं आपका आकलन करता हूँ कि आपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में कितनी उपलब्धि हासिल कर ली है, तो इसे हम लोग बोलते हैं आकलन। यानी कि जो पढ़ाई के दौरान, जो सीखने के दौरान, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही होता है, उसे हम लोग बोलते हैं आकलन। ठीक है, अब ये जरूरी क्यों है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मैं आज आपको कक्षा में एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं। अब इस टॉपिक में मान लीजिए आपको कोई डाउट रह गया। अब ये डाउट जब अगली दिन अगला क्लास में लूंगा तो जाहिर सी बात है इससे रिलेटेड अगला टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। तो अगर आज के ही क्लास में अगर आपको डाउट है तो निश्चित तौर पर इस पर डिपेंडेंट जो अगली कक्षा होगी उसमें भी आपको डाउट होगा। तो ये चीज़ें आगे चलती जाएंगी और आपका जो कन्फ्यूजन है वो हमेशा बना रहेगा। इस वजह से सीखने के दौरान ही बच्चे का आकलन लगातार किया जाता है कि बच्चे को कहीं समस्या तो नहीं है। यानी सीखने के दौरान उसकी उपलब्धि के बारे में जांचना ही आकलन कहलाता है कि बच्चे सीखने के दौरान कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आकलन जो होता है वो सीखने के दौरान ही होता है। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आकलन की जो प्रक्रिया होती है वो संक्षिप्त होती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कि मैं ये आपको लेक्चर ले रहा हूं, मान लीजिए आधा घंटा 1 घंटा जो भी हुआ, तो आधे 1 घंटे के अंदर ही आपका आकलन हो जाएगा। और वो भी आप इस आधे 1 घंटे में कई टॉपिक पढ़ेंगे, इसी आधे 1 घंटे में आपका कई बार आकलन हो जाएगा। पर्टिकुलर जब मैं वो टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपसे पूछ सकता हूं कि हाँ आपको समझ में आया या नहीं, या फिर आपसे कई क्रॉस क्वेश्चन कर सकता हूं और अगर आपने उसका उत्तर दे दिया यानी कि आपने उपलब्धि हासिल कर ली। और ये कैसे मैंने चेक किया, ये सीखने के दौरान चेक किया, इसलिए इसकी प्रक्रिया क्या होती है, संक्षिप्त होती है, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे ही जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी दौरान मैं आपका आकलन भी करते चल रहा हूं, इसीलिए इसे संक्षिप्त प्रक्रिया के तौर पर देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आकलन किया क्यों जाता है। तो ये अधिगम को इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। अब अधिगम इंप्रूव कैसे होगा, अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको सिखा रहा हूं, अब सिखाने के दौरान ही आपको जाहिर सी बात है, अब प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से इंडिविजुअल डिफरेंसेज रखता है। कोई बहुत योग्य बालक होगा, कोई जिसको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। तो जब मैं आकलन करूंगा तो मुझे पता चल पाएगा कि पर्टिकुलर इस बच्चे को इस टॉपिक में, इस चैप्टर में कंफ्यूजन है या फिर दिक्कत है। तो वहां पर एज ए टीचर मैं क्या करूंगा कि उसके लेवल पर मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इससे क्या हुआ, बच्चे का अधिगम जो होगा वो इंप्रूव हो जाएगा। अगर मैं यहां पर आकलन नहीं करता, मतलब पढ़ाने के दौरान ही आकलन नहीं करता, तो इससे क्या होता कि जो प्रतिभाशाली बालक है वो तो आगे निकल जाएगा, लेकिन जो थोड़ा सा कमजोर बालक है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। इसलिए प्रत्येक बच्चे को साथ लेकर के चलना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। और ये कैसे पॉसिबल होगा, ये ऐसे पॉसिबल होगा कि जब मैं पढ़ा रहा हूं उसी दौरान आपका आकलन करूं कि बच्चे कितना उपलब्धि हासिल कर पाए इस पर्टिकुलर टॉपिक में। इसीलिए जब मैं लगातार आकलन करता रहूंगा तो जाहिर सी बात है बच्चे का जो डाउट होगा वो क्लियर होता जाएगा। और जब बच्चे का डाउट क्लियर होगा तो जाहिर सी बात है अधिगम यानी कि लर्निंग जो होगा वो इंप्रूव हो जाएगा। यही तो बात कहा गया है कि आकलन जो होता है वो अधिगम को इंप्रूव करने का महत्वपूर्ण साधन है। यहां तक क्लियर? ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक है आकलन के प्रकार। आकलन के मेनली दो प्रकार होते हैं। पहला आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे रचनात्मक आकलन और दूसरा योगात्मक आकलन। ठीक है, बात करेंगे रचनात्मक आकलन की। रचनात्मक आकलन इसे हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से समझिएगा। देखिए, कक्षा में पढ़ाने के दौरान जो आकलन किया जाता है उसे हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कक्षा में बच्चा कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, उस एक्टिविटी के दौरान बच्चे से क्रॉस क्वेश्चन किया गया, तो ये उसका रचनात्मक आकलन बोला जाएगा। ठीक है, ये उसका रचनात्मक आकलन बोला जाएगा। और दूसरा होता है इसका योगात्मक आकलन, जिसे समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। समेटिव, जैसे कि नाम से ही आपको याद लग रहा होगा कि ये सभी प्रकार के आकलनों का एक तरीके से समेशन होता है, यानी योग देखिए योग होता है सभी आकलन का। अब ये कब होता है, तो ये साल के अंत में होता है। जैसे कि आपका जो वार्षिक परीक्षा होता है वो क्या है, वो योगात्मक आकलन है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि साल भर के दौरान जो कुछ भी आपने सीखा, अब वहां पर आपका आकलन किया जाएगा। आप ध्यान से समझिएगा, जो आपका बोर्ड परीक्षा होता है या फिर साल के अंत में परीक्षा होता है, वो क्या है, वो योगात्मक आकलन है। क्योंकि साल भर के दौरान जो कुछ भी आपने सीख लिया है वो अब उसका एक तरीके से आपका टेस्ट लिया जाएगा। यहां पर मैं बता दूं कि देखिए, एक टॉपिक मैं जब पढ़ा रहा हूं तो टॉपिक पढ़ाने के दौरान अगर मैं आपका आकलन करता हूं तो वो रचनात्मक हो गया। और पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाने के बाद से अगर मैं पूरे टॉपिक के बारे में आपसे आकलन करता हूं तो वो क्या बोला जाएगा, वो आपका योगात्मक आकलन बोला जाएगा। यानी योगात्मक आप समझ लीजिए पर्टिकुलर किसी एक निश्चित समय के बाद होता है। और रचनात्मक आकलन क्या होता है, वो लगातार चलता रहता है। जब प्रक्रिया चल रही है पढ़ाने की उसी दौरान चलेगा। और योगात्मक आकलन क्या होगा, किसी निश्चित समय के बाद। अब जैसे मैंने यहां पर लिखा है कि यह साल के अंत में होता है, तो ऐसा मत समझिएगा कि ये केवल फाइनल एग्जाम की बात होगी, नहीं। अगर एक टॉपिक पढ़ाने के बीच में किया जाएगा, पढ़ाने के बीच में, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, पढ़ाने के दौरान या फिर पढ़ाने के बीच में, तो वो रचनात्मक हो जाएगा। और पढ़ाने के बाद जब आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, उसके बाद एक निश्चित अवधि हो गई, एक निश्चित चैप्टर खत्म हो गया, एक निश्चित सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद जब मैं आपका आकलन करूंगा तो वो आपका योगात्मक आकलन के तौर पर देखा जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अधिगम के लिए आकलन। देखिए, ये सीधे तौर पर आपके टॉपिक में सिलेबस में लिखा हुआ है, अधिगम के लिए आकलन। तो यहां पर देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग। ध्यान दीजिएगा, इस हेडिंग से ही आपका क्लियर हो जाएगा। अधिगम के लिए आकलन, यानी अभी अधिगम हुआ नहीं है, अधिगम कराने के लिए बच्चों का आकलन करना है। और बच्चे को जब पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ाने के दौरान जब उसका आकलन किया जा रहा है, यानी उसको सिखाने के लिए तो आकलन कर रहे हैं। और सिखाने के दौरान आकलन को क्या बोलते थे, रचनात्मक आकलन बोलते थे। यानी अधिगम के लिए आकलन जो होता है वो रचनात्मक आकलन होता है। यानी कि पढ़ाने के दौरान बच्चे को आ रही समस्याओं के बारे में जानने के लिए जो आकलन किया जा रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं अधिगम के लिए आकलन। और ये क्या होता है, ये एक तरीके से ऑन गोइंग प्रोसेस के बीच में होता है। जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है उसी के दौरान बच्चे का असेसमेंट किया जाता है। यानी कि जब बच्चा सीख रहा है उसी दौरान जो आकलन किया जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे अधिगम के लिए आकलन। यहां तक क्लियर, ठीक है। चलिए अगला जो टॉपिक है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अधिगम का आकलन। ध्यान से देखिएगा, ये भी आपके सिलेबस में ऐसे ही पॉइंट में लिखा हुआ है और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ध्यान दीजिएगा, पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। अधिगम का आकलन, देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अधिगम का आकलन। इसका मतलब क्या हुआ कि अधिगम हो चुका है। इसके पहले मैंने क्या पढ़ाया था, अधिगम के लिए आकलन, यानी अधिगम हुआ नहीं था बल्कि अधिगम प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन यहां पर कहा गया है अधिगम का आकलन, यानी अधिगम हो चुका है। अधिगम को हम लोग लर्निंग बोलते हैं, लर्निंग हो चुका है, बच्चा सीख चुका है। तो जब सीख चुका है तब उसका आकलन करना है। यानी ये क्या है, ये फाइनल परीक्षा की बात की जा रही है। आप साल भर के बाद जब पूरी साल का आपने सिलेबस सीख लिया, उसके बाद आपका क्या होता है, फाइनल परीक्षा होता है। यानी अधिगम का आकलन होता है। यानी आपने सीख लिया, लर्निंग कर लिया, अब उसका आकलन टीचर करना चाहता है कि साल भर के दौरान आपने क्या सीखा है। तो जब और साल के अंत में आपका कौन सा परीक्षा होता है, मैंने आपको बताया था योगात्मक आकलन। इसीलिए कहा गया कि यह योगात्मक आकलन होता है, यानी कि साल के अंत में या फिर एक निश्चित अवधि के बाद जो होता है। या फिर आप ऐसा मत समझिएगा कि साल के अंत में कहने का मतलब कि केवल फाइनल परीक्षा की बात होगी, नहीं। अगर एक चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो एक चैप्टर पढ़ाने के अंत में
किसी भी अवधि के अंत में जो परीक्षा होगी, किसी भी अवधि के अंत में जो आकलन होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे अधिगम का आकलन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो पर्टिकुलर चैप्टर, वो पर्टिकुलर टॉपिक सीख लिया है, अधिगम कर लिया है। अब आपने क्या सीखा, कितना सीखा, इसका आकलन करने के लिए हम लोग अधिगम का आकलन प्रयोग करते हैं और इसे योगात्मक आकलन के तौर पर देखा जाता है। योगात्मक आकलन के तौर पर मैं बार बार बता दूं कि आप इसे सिर्फ साल के अंत वाली परीक्षा मत समझिएगा। किसी पर्टिकुलर एक चैप्टर, किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक, किसी पर्टिकुलर एक यूनिट के समाप्त हो जाने के बाद, यानी इस टॉपिक, इस चैप्टर, इस यूनिट के अंत में, जहां पर भी अंत की बात आ जाएगी, वहां पर योगात्मक आकलन हो जाएगा और अधिगम का आकलन हो जाएगा। और जहां पर भी यूनिट में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, यानी बीच में जहां पर बात आएगी, वहां पर अधिगम के लिए आकलन हो जाएगा और उसे हम लोग रचनात्मक आकलन के तौर पर भी देखते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है अधिगम के रूप में आकलन। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, आपने कभी ना कभी एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी या फिर कभी भी बुक पढ़ा होगा कोई भी, तो वहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए आपको ये पूरे पेज में एक कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया गया। मान लीजिए साइंस की बुक है, पूरा कॉन्सेप्ट समझाया गया और बीच में यहाँ पर आप देखेंगे कि बॉक्स बना करके यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे गए रहते हैं और ये क्वेश्चन ऊपर वाले पैराग्राफ या फिर ऊपर वाले पूरे पेज से जुड़े होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर वाले पार्ट को जो आपने पढ़ लिया या फिर शिक्षार्थी जो पढ़ लिया है, इस पढ़ने के बाद वह खुद से अपना आकलन कर पाए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आधार पर कि ऊपर वाले टॉपिक को वो समझ पाया है या नहीं। ये कैसे पॉसिबल होगा? ये ऐसे पॉसिबल होगा कि बच्चा किताब को पढ़ रहा है, किताब को पढ़ा और इतना वो कॉन्सेप्ट समझ गया। अब इतने को पढ़ने के बाद बच्चे के लिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। अब ये प्रश्न कोई टीचर नहीं कर रहा है, बल्कि उसके किताब में ही दिया गया है और बच्चा खुद प्रश्न कर रहा है। यानी बच्चा खुद से आकलन कर सकता है इस बॉक्स में दिए गए प्रश्न के माध्यम से। इसीलिए इसे बोलते हैं सीखने के रूप में आकलन और ये स्व आकलन होता है। स्व मतलब जो खुद से किया जा रहा है, सेल्फ असेसमेंट। क्योंकि बॉक्स में जो प्रश्न दिया गया है वो टीचर तो पूछ नहीं रहा है, वो तो बच्चा खुद से जब बुक पढ़ रहा है तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद से खुद से ये प्रश्न को पढ़ करके ये देख सकता है कि ऊपर जो टॉपिक मैंने पढ़ा है वो मुझे समझ में आया है या नहीं। यानी बच्चा इसे सेल्फ असेसमेंट के तौर पर ले सकता है, क्योंकि बच्चा खुद असेसमेंट कर सकता है, इसीलिए इसे स्व आकलन कहते हैं। और ये क्या होता है? ये सीखने के रूप में आकलन कहा जाता है। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा मूल्यांकन। ये तो हमने आकलन के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं मूल्यांकन के बारे में। देखिए, आकलन थोड़ा सा मैं आपको समराइज कर दूं। आकलन क्या कर रहा था? आकलन ये कर रहा था कि सीखने के दौरान जो बच्चे को दिक्कत आ रही थी उसके बारे में, ताकि बच्चे को दिक्कत को दूर करते हुए उसका अधिगम अर्थपूर्ण किया जा सके, ये होता है आकलन। और मूल्यांकन क्यों किया जाता है? अब मूल्यांकन में हम लोग पर्टिकुलर बच्चे के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जैसे कि फाइनल परीक्षा आपकी होती है तो उसमें क्या होता है, उसके बाद आपको पर्टिकुलर उस कक्षा में फिर से एक तरीके से अधिगम नहीं कराया जाएगा, या तो आप पास होंगे या तो आप फेल होंगे। यानी कि वहां पर बच्चे के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, कोई डिसीजन पर पहुंचा जाता है कि बच्चा पास है या फिर फेल है। तो जहां पर भी मूल्यांकन आएगा उसमें हम लोग किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच रहे होते हैं। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए। मूल्यांकन में बच्चों को सिखाने के एक निश्चित अवधि के बाद उसकी वास्तविक उपलब्धि के स्तर को जांचा जाता है, बिना यह जाने कि बच्चे ने इस स्तर को कैसे और किस प्रकार प्राप्त किया। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझिएगा। वास्तविक उपलब्धि, मान लीजिए कक्षा 3 में बच्चा है, तो कक्षा 3 में बच्चा रहते हुए जो उसका सिलेबस है उसमें उसने वास्तविक तौर पर कितना सीखा है, यही तो उसकी वास्तविक उपलब्धि होगी। तो इसी को जांचा जाएगा एक निश्चित अवधि के बाद। क्यों? क्योंकि मूल्यांकन, मैंने आपको क्या बताया, मूल्यांकन आपको जो आपका फाइनल परीक्षा होता है उसके तौर पर देख सकते हैं, या फिर एक टॉपिक या फिर एक यूनिट या फिर एक चैप्टर पढ़ाने के बाद से जब वो निश्चित अवधि बीत चुकी है, निश्चित अवधि जब बीत चुकी है, उस दौरान आपका मूल्यांकन किया जाएगा कि आपने उस टॉपिक में, उस चैप्टर में, उस यूनिट में या फिर उस पर्टिकुलर साल में, शैक्षणिक सत्र में कितनी उपलब्धि हासिल की। और इसमें क्या होगा? इसमें डिसीजन सुनाया जाएगा कि हाँ, आप के लिए जो न्यूनतम एक तरीके से सीखने की आहर्ता रखी गई थी वो आप प्राप्त किए हैं अथवा नहीं। अगर आप प्राप्त कर लिए रहेंगे तो आप पास घोषित कर दिए जाएंगे, और अगर आप नहीं प्राप्त किए रहे होंगे तो आप फेल घोषित कर दिए जाएंगे। यहां तक क्लियर? यानी यहां मूल्यांकन का उद्देश्य ये होता है कि बच्चे के बारे में डिसीजन सुनाना। इसके आगे देखिए, बिना यह जाने कि बच्चे ने इस स्तर को कैसे और किस प्रकार प्राप्त किया। अब यहां पर क्या होता है कि देखिए, आकलन में हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे
को अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आ रही है तो उसके जड़ तक पहुंचने की हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे को ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। मान लीजिए कक्षा में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे में से 40 बच्चे अगर उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, इससे हम लोग ने निष्कर्ष ये निकाला कि हम एज ए टीचर जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हो सकता है हमारी शिक्षण विधि में कमी हो जिस वजह से बच्चा नहीं सीख पा रहा है, यानी कि वो कहीं ना कहीं सीखने की प्रक्रिया पर भी जोर देता था। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि यह बिना यह जाने कि बच्चे ने इस स्तर को कैसे और किस प्रकार प्राप्त किया। अब यहां पर हमें यह नहीं देखना है कि बच्चा फेल कैसे हुआ या फिर पास कैसे हुआ, हमें उसके बारे में केवल एक डिसीजन तक पहुंचना है कि साल भर में बच्चे ने जो सीखा है उसमें वो उसकी वास्तविक उपलब्धि क्या है। ठीक है, इसीलिए इसे एक निश्चित अवधि के बाद करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए जो योगात्मक आकलन होता है, यानी जो साल के अंत में होता है, उससे ज्यादा वो रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देते हैं। क्यों जोर दिया जाता है? इसलिए जोर दिया जाता है क्योंकि योगात्मक आकलन तो साल के अंत में सिर्फ एक बार होगा, लेकिन रचनात्मक आकलन बार बार होगा। इसलिए जो बच्चे को समस्या आ रही है, अगर उसी समय हम लोग उस समस्या को दूर कर दें तो उसका अधिगम अर्थपूर्ण किया जा सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। बाकी चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है मूल्यांकन की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं मूल्यांकन के बारे में? पहला होता है वैलिडिटी। वैलिडिटी यानी कि वैधता। वैधता का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैं एक मूल्यांकन करना चाहता हूं एज ए टीचर कि बच्चे को पर्टिकुलर कोई एक कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं। तो जिस टॉपिक के बारे में मैं बच्चे का मूल्यांकन करना चाहता हूं, अगर जो इवैल्यूएशन किया जा रहा है वो उसी के बारे में बताएगा अगर बच्चे के बारे में, तो निश्चित तौर पर यह वैध होगा। यानी कि देखिए, वैध मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है जो वास्तव में उस बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। यानी कि मान लीजिए अगर मैं बच्चे को पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक पढ़ाया हुआ हूं, तो उस टॉपिक से जुड़े हुए पहलुओं की अगर जांच कर रहा है ये इवैल्यूएशन, तो इसे हम लोग वैध इवैल्यूएशन बोलेंगे, यानी कि वैध मूल्यांकन बोला जाएगा। ठीक है, अगली इसकी विशेषता है विश्वसनीयता, जिसे हम लोग रिलायबिलिटी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थिति में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा तो ऐसे मापन को विश्वसनीय कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, अलग अलग लेकिन एक जैसी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में किसी भी टेस्ट का, एग्जाम का जो उत्तर होगा या फिर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हमेशा एक जैसा ही होगा, तो इसे हम लोग विश्वसनीय जो इवैल्यूएशन होगा वो बोला जाएगा। ठीक है, अगला इसमें टॉपिक है हमारा व्यवहारिकता यानी कि प्रैक्टिकलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, मूल्यांकन की प्रक्रिया, लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग एक ऐसा इवैल्यूएशन बच्चे को करें जो जिसका लागत बहुत कम हो। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो, समय कम लगे और साथ ही साथ प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक और व्यवहारिक हो, यानी प्रैक्टिकल हो, जो कि परफॉर्म करना आसान हो। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकलिटी यानी कि व्यवहारिकता। अगला इसमें महत्वपूर्ण जो इसका टॉपिक है वो है वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, जिस मूल्यांकन में, ये जीत नहीं है जिस है, जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर होगा और परीक्षा का प्रभाव ना पड़ता हो। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि एक कोई टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उस टेस्ट में क्या है, ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो दुनिया का कोई भी टीचर जांचेगा तो उसका उत्तर समान आएगा। क्यों? इसलिए समान आएगा क्योंकि उसका उत्तर फिक्स है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे वस्तुनिष्ठता। देखिए यहां पर बोला गया परीक्षा का प्रभाव ना पड़ता हो, यानी कि जो एग्जामिनर है, चाहे दुनिया का कोई भी एग्जामिनर उसकी कॉपी को जांचेगा, तो चूंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो उसका एक ही उत्तर संभव ही है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वस्तुनिष्ठ बोलेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर प्रश्न निबंधात्मक टाइप का प्रश्न है, तो जिसमें प्रत्येक टीचर जब अपना मूल्यांकन, बच्चे का मूल्यांकन कर रहा होगा, उसकी कॉपी को जांच रहा होगा, तो उसमें क्या होगा कि वह अपने हिसाब से कुछ अलग अलग पॉइंट्स ढूंढ सकता है, जिसकी वजह से नंबर्स अलग अलग आ सकते हैं, वेरी कर सकते हैं जब अलग अलग टीचर जांचेगा। तो इस वजह से उसे हम लोग वस्तुनिष्ठ नहीं बोलेंगे, ऑब्जेक्टिविटी नहीं बोलेंगे, बल्कि वस्तुनिष्ठ तब बोलेंगे जब परीक्षक का प्रभाव ना पड़े। लेकिन निबंधात्मक प्रश्न में प्रत्येक टीचर अपने हिसाब से उत्तर की जांच कर सकता है। लेकिन अगर यही प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के हो तो दुनिया का कोई भी टीचर जांचेगा, तो चूंकि उसका उत्तर तो फिक्स है, इसलिए उसमें एक ही रिजल्ट आने की संभावना रहेगी, तो इसे बोलेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं वस्तुनिष्ठता और साथ ही साथ विश्वसनीयता में। तो विश्वसनीयता ये कहता है कि
किसी भी परिस्थिति में उसका उत्तर ना बदले, किसी भी परिस्थिति में उसका उत्तर ना बदले, यानी एक ही वहां पर एक ही परीक्षक की बात की जाएगी। एक ही परीक्षक जब अलग अलग लेकिन समान सिचुएशन में जब उसको जांचे तो उसका उत्तर समान आना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि एक ही टीचर है, वो आज जांचा तो उसका मान लीजिए 25 नंबर आया 50 में, और कल जांचा तो उसका 25 नंबर आया, परसों जांचा तो उसका 25 नंबर आया। यानी कि वहां पर परीक्षक जो था, एग्जामिनर था, वो कॉमन था। किसमें? विश्वसनीयता में। लेकिन वस्तुनिष्ठता में क्या होता है? इसमें परीक्षक अलग अलग होता है, और दुनिया का कोई भी परीक्षक जांचे, अगर उसका उत्तर समान है और समान नंबर बच्चा पा रहा है तो उसे हम लोग वस्तुनिष्ठ बोलेंगे परीक्षण। ठीक है, यानी कि उसे क्या बोलेंगे? वस्तुनिष्ठता बोलेंगे। तो ये हो गया। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात की गई है। देखिए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 दोनों सतत में यानी कि कॉन्टिन्यूअस, यानी कि जो प्रक्रिया लगातार चल रही है। अब बच्चे का मूल्यांकन, मान लीजिए बच्चा कुछ शारीरिक गतिविधि कर रहा है, तो उसका हम लोग इंतजार नहीं करेंगे कि साल भर के बाद उसका जब एक तरीके से टेस्ट होगा तब उसमें उसका मूल्यांकन किया जाएगा। नहीं, जो कुछ भी बच्चा गतिविधि कर रहा है उसी दौरान उसको मूल्यांकन करना है कि बच्चा शारीरिक तौर पर उसका विकास कैसे हो रहा है। क्योंकि जब बच्चा ऑनगोइंग प्रोसेस में जब उसको एक्टिविटी कराया जा रहा है, अगर उसकी प्रॉब्लम को उसी समय हम लोग टैकल करेंगे तभी तो उसका शारीरिक विकास और अच्छे ढंग से हो सकता है। मान लीजिए बच्चा कुछ सीख रहा है, अगर उसी दौरान हम लोग उसकी आ रही समस्याओं को दूर करेंगे तभी तो बच्चे का अधिगम अर्थपूर्ण हो सकता है। यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है कि बच्चे के शैक्षणिक, यानी कि जो बच्चा संज्ञानात्मक तौर पर सीख रहा है, और गैर शैक्षणिक जिसमें बच्चे की शारीरिक गतिविधि से जुड़ी हुई बातें आएंगी, क्योंकि बच्चे का तो सर्वांगीण विकास करना है, और सर्वांगीण विकास में शैक्षणिक गैर शैक्षणिक सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब ये हुआ कि बच्चा जो कुछ भी गतिविधि कर रहा है, चाहे शैक्षणिक हो या फिर गैर शैक्षणिक हो, उसी दौरान उसका मूल्यांकन किया जाए, लगातार मूल्यांकन किया जाए। ठीक है, ताकि बच्चे का अधिगम अर्थपूर्ण किया जा सके। तो इसे बोलते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिस पर जोर देता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है विद्यालय आधारित आकलन, यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट। ये भी टॉपिक आपके सिलेबस में हूबहू ऐसे ही लिखा गया है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसमें शिक्षक बाहरी आकलन से ज्यादा खुद बच्चों का आकलन करता है। देखिए, बोर्ड परीक्षा में क्या होता है, सीबीएसई बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड को आप लोग देखेंगे तो एक बोर्ड संस्था है जो कि आपके लिए पेपर तैयार करती है प्रत्येक विद्यालय के लिए, और वो कॉमन होता है। ठीक है, तो वहां पर आकलन किसके द्वारा किया जा रहा है? किसी बाहरी बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। और स्कूल बेस्ड असेसमेंट में क्या होता है? विद्यालय आधारित असेसमेंट में क्या होता है कि जो बच्चे का टीचर है, जो शिक्षक है, वो खुद बच्चे का आकलन करेगा, बिना बाहरी किसी पैटर्न के, बिना किसी बाहरी लोग के, बिना किसी बाहरी शिक्षक के। यानी सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि विद्यालय आधारित आकलन में जो विद्यालय के शिक्षक हैं वही बच्चे का आकलन करेंगे, जो कि बच्चे के अधिगम प्रक्रिया में शामिल थे। यहां तक क्लियर हो गया? यानी कि विद्यालय आधारित में सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए इसमें शिक्षक बाहरी आकलन से ज्यादा खुद बच्चों का आकलन करता है। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। मूल्यांकन के उपकरण क्या क्या होते हैं? यानी कि अब बच्चे का मूल्यांकन तो करना है, लेकिन किन टूल्स से आप बच्चे का इवैल्यूएशन कर सकते हैं, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें पहला होता है पोर्टफोलियो। ये सभी पॉइंट्स, एक एक पॉइंट आपके बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी सब्जेक्ट्स में पूछे जाएंगे, हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, ईवीएस में, मैथमेटिक्स में। ये सभी ऐसे टॉपिक्स हैं जो सब में पूछे जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस वीडियो से 8 से 10 नंबर आपके क्लियर होने वाले हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। मैं जान रहा हूं आपके लिए थोड़ी बोरिंग हो सकती है कक्षा, लेकिन ये आपको एक बेहतर नंबर तक ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मैं एक एक टॉपिक से जुड़े क्वेश्चन को बताने वाला हूं, तो अंत तक बने रहिएगा जरूर। देखिए, पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल दोनों में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि किसी भी बुक को आप उठा करके देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर होगा ही नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने ऐसे इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है ताकि बच्चे समझ नहीं पाते। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से समझिएगा। पोर्टफोलियो क्या होता है? जो बच्चे की शैक्षणिक प्रगति की बात की जाती है। पोर्टफोलियो भी एक रिकॉर्ड ही है और एनेक्डोटल भी एक रिकॉर्ड ही है। लेकिन पोर्टफोलियो में क्या होता है कि बच्चे की शैक्षणिक प्रगति, जो बच्चा एकेडमिक तौर पर सीख रहा है, उसका डेटा जो मेंटेन किया जाता है वो पोर्टफोलियो में मेंटेन किया जाता है। जैसे कि देखिए, जैसे बच्चा जो कुछ भी शैक्षणिक गतिविधि करेगा, जैसे कि कोई पेंटिंग बना रहा है तो वो तो शैक्षणिक से जुड़ा हुआ है,
कोई मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट बना रहा है तो वो तो शैक्षणिक से जुड़ा हुआ है। तो जो भी काम बच्चे की एक्टिविटी शैक्षणिक पक्ष से जुड़ी हुई है उसका पूरा रिकॉर्ड पोर्टफोलियो में रखा जाता है। अब पोर्टफोलियो होता क्या है, ये सिंपली एक समझ लीजिए कि ये फाइल होता है। फाइल होता है एक शैक्षणिक सत्र में। मान लीजिए बच्चा कक्षा 3 में है तो कक्षा 3 में पूरे 1 साल रहेगा, तो 1 साल के दौरान जो भी शैक्षणिक गतिविधियां होंगी उन सबका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा पोर्टफोलियो में। यानी कि बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, बच्चा शैक्षणिक तौर पर कितना सीख पा रहा है, या फिर जो उसने परफॉर्म किया है, पेंटिंग बनाया है, या फिर ये सभी चीज़ें उसके उस पोर्टफोलियो में मेंटेन किया जाता है। और जब बच्चा कक्षा 3 से पास होकर के कक्षा 4 में जाएगा तो ये पोर्टफोलियो फाइल हैंडओवर कर दिया जाएगा कक्षा 3 के टीचर के द्वारा कक्षा 4 के टीचर को, ताकि कक्षा 4 का जो टीचर है वो ये समझ पाए कि पिछले 1 साल के दौरान इस बच्चे का शैक्षणिक प्रगति किस हिसाब से था, और उसी के हिसाब से बच्चा पर वो टीचर मेहनत कर पाए। इसलिए पोर्टफोलियो फाइल तैयार किया जाता है, ताकि पिछले 1 साल के दौरान बच्चे की शैक्षणिक प्रगति किस हिसाब से थी और किस प्रकार से अब बच्चे पर मेहनत करने की आवश्यकता है, इसलिए पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है। यहां तक क्लियर? चलिए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या होता है, व्यवहार, बच्चों के व्यवहार के व्यवहारात्मक पक्ष को शामिल किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। हमने पोर्टफोलियो में क्या किया था, पोर्टफोलियो में हमने किया था कि बच्चे का जो भी शैक्षणिक प्रगति था, जो भी वो एक्टिविटी कर रहा था जो कि डायरेक्टली उसके एकेडमिक से जुड़ा हुआ था, बच्चे के संज्ञान से जुड़ा हुआ था, उसको हम लोग पोर्टफोलियो में मेंटेन करते थे। और एनेक्डोटल में क्या होता है, बच्चे के व्यवहार को मेंटेन किया जाता है। यानी कि ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कक्षा 4 में बच्चा है, कक्षा 4 तक वो बहुत पढ़ने में तेज था, लेकिन अचानक से उसके सर में चोट लगी जिसकी वजह से उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ और कक्षा 5 में जाकर के वो फेल हो गया। यानी कक्षा 4 तक जो बच्चा था वो पढ़ने में बहुत तेज था, अचानक से कक्षा 5 में वो फेल हो गया। अब इसके इस महत्वपूर्ण व्यवहार में बदलाव को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एनेक्डोटल रिकॉर्ड को तैयार करते हैं। जैसे कि कक्षा 4 में बच्चे के व्यवहार में जो विभिन्न प्रकार के बदलाव हुए हैं उसको मेंटेन करेगा उसका जो टीचर होगा, और ये जो फाइल है, ये जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है वो कक्षा 5 में टीचर को हैंडओवर करेगा कि कक्षा 4 में रहते हुए वो गिर गया था जिसकी वजह से उसके सर में चोट लगी और उसके व्यवहार में अचानक बदलाव आ गया और वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहने लगा, या फिर उसकी जो शैक्षणिक प्रगति थी या फिर समझने की, सीखने की जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो प्रभावित हुई, जिसकी वजह से वो कक्षा 5 में जाकर के फेल हो गया। इससे फायदा क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, इससे फायदा ये होगा कि कक्षा 4 का टीचर तो जानता है कि उसके सर में चोट लगी थी जिसकी वजह से उसका व्यवहार परिवर्तित हो गया थोड़ा थोड़ा। अब कक्षा 5 का ये टीचर नहीं जानता है कि आखिर ये बच्चा इतना कमजोर क्यों है, क्योंकि जब व्यवहार में परिवर्तन हो गया तो वो सीखने में कमजोर हो गया। तो कक्षा 5 का टीचर नहीं जानता है, लेकिन अगर कक्षा 4 का टीचर एनेक्डोटल रिकॉर्ड कक्षा 5 के टीचर को हैंडओवर कर देगा तो कक्षा 5 का टीचर ये समझ पाएगा कि हाँ, इसको चोट लगी थी सर में जिसकी वजह से इसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, जिसकी वजह से सीखने की जो इसकी प्रगति थी वो प्रभावित हुई और इस वजह से बच्चा फेल हो पाया है। तो इससे होगा क्या कि कक्षा 5 का जो टीचर था बेवजह उस पर प्रेशर नहीं डालेगा, बल्कि अब उस टीचर को पता है कि इसके सीखने की क्षमता प्रभावित हुई है और उसको अलग ढंग से समझाना है, तो बच्चे पर वो सही ढंग से सही डायरेक्शन में कहीं ना कहीं टीचर मेहनत कर पाएगा, जिसकी वजह से उसका जो सीखने की गति थोड़ी कम हुई है उसको उसके हिसाब से, उसी के जिसमें बच्चा कंफर्टेबल होगा उसके हिसाब से समझाने की टीचर कोशिश करेगा। इसलिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल ये हम लोग बात तो कर लिए, क्या ये प्रैक्टिकल में होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन आज हमारी शैक्षणिक जो प्रणाली है, जो शिक्षा है, वो उसका बाजारीकरण हो गया। आप किसी भी विद्यालय में चले जाइए, सब पैसे कमाने की होड़ के पीछे लगे हुए हैं। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन की बात कर लीजिए, शिक्षा की कोई बात ही नहीं कर रहा है, सभी केवल पैसे कमाने की होड़ में लगे हुए हैं। ये देखिए, ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड और जो आपका पोर्टफोलियो होता है दोनों तैयार किया जाता है और वो दोनों हैंडओवर भी होता है। कैसे होता है, ध्यान से समझिएगा। जब आप एक विद्यालय छोड़ते हैं तो आपको दूसरे विद्यालय में जाने के लिए टीसी देना पड़ता है, यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट में एक लाइन मेंशन की गई रहती है कि बच्चे का इस विद्यालय में व्यवहार या फिर इसका उत्तम था, इस प्रकार से लाइन लिखी गई रहती है। यहां पर बच्चे का व्यवहार शब्द यूज किया जाता है। व्यवहार क्या है, वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में मेंटेन किया जाता है। कायदे से तो स्कूल को ये चाहिए था कि वो पर्टिकुलर एक फाइल तैयार करे बच्चे के एनेक्डोटल रिकॉर्ड के बारे में, और वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी के साथ वो हैंडओवर किया जाएगा दूसरे विद्यालय में। लेकिन इतना कोई जहमत उठाता नहीं, क्योंकि शिक्षा आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ दिखावे की रह गई है। इसलिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड आपके टीसी में ही मेंटेन कर दिया जाता है कि बच्चे का व्यवहार इस दौरान पूरा उत्तम था। ठीक है, ये मेंटेन कर दिया गया। और पोर्टफोलियो में क्या होता है कि
पोर्टफोलियो भी कायदे से हैंडओवर करना चाहिए था जब टीसी दिया जाता है तो उस दूसरे विद्यालय को, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाए। लेकिन जब बच्चा विद्यालय छोड़ता है तो उस समय विद्यालय इसको अपने अहम पर ले लेता है कि हमारा विद्यालय छोड़ करके दूसरे विद्यालय में जा रहा है, तो जो जरूरी चीजें होती हैं उसको भी कहीं ना कहीं विद्यालय इग्नोर करने लगता है। और कायदे से ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो रिकॉर्ड दोनों को हैंडओवर करना होता है, जो कि विद्यालय नहीं करते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, मान लीजिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड के बारे में थोड़ा सा और समझिए। मान लीजिए कि कक्षा 4 में रहते हुए बच्चे को चोट लगी। अब उस विद्यालय के जो टीचर्स हैं, विद्यालय को तो पता है कि हाँ बच्चे का व्यवहार क्यों परिवर्तित हुआ, लेकिन कक्षा 5 में जब वो विद्यालय छोड़ करके दूसरे विद्यालय में चला गया तो दूसरे विद्यालय को थोड़ी पता है कि इसके सर में चोट लगी थी जिसकी वजह से इसके सीखने की गति प्रभावित हुई है। उसको कैसे पता चलेगा? उसको एनेक्डोटल रिकॉर्ड दिया जाएगा तभी तो पता चलेगा। और एनेक्डोटल रिकॉर्ड कैसे बच्चे को दिया जा रहा है दूसरे विद्यालय को? तो वो टीसी में मेंटेन किया जा रहा है कि बच्चे का व्यवहार इस दौरान उत्तम था। हालांकि उसमें डिटेल में मेंशन करना चाहिए कि ये चीजें हुई हैं या फिर ये चीजें, लेकिन वहां पर केवल कोर्रम पूरा कर दिया जाता है कि हाँ इसका व्यवहार उत्तम था। ठीक है, ये सभी चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं आपका अच्छे से समझ में आया होगा। और एनेक्डोटल रिकॉर्ड के बारे में देखिए, केवल व्यवहार चोट लगने से संबंधित नहीं है। अगर बच्चे में चोरी करने की प्रवृत्ति अगर जन्म ले रही है या फिर कुछ अनैतिक कार्य करने की जन्म ले रही है जो कि उसके डायरेक्टली व्यवहार से जुड़ा हुआ है, जैसे कि बच्चे से बहुत झगड़ालू है, दूसरे बच्चों को बहुत मतलब कोई भी पक्ष जो कि उसके व्यवहार से जुड़ा हुआ है, वो उसको हम लोग एनेक्डोटल रिकॉर्ड में मेंटेन करेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा आप और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए बच्चे, एक सीटेट में प्रश्न आया था, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। उसमें यह प्रश्न था कि एक ऑनलाइन कक्षा के दौरान एक बच्ची थी, वो टीचर को बताती है कि लॉकडाउन के दौरान उसने गरीब परिवारों की मदद की। तो यहां पर बच्चे का ये शैक्षणिक प्रगति से तो जुड़ा नहीं है। तो शैक्षणिक प्रगति से जो नहीं जुड़ा है तो जाहिर सी बात है बच्चे के व्यवहार से जुड़ा है कि बच्चा ये जान रहा है कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, यानी कि वो व्यवहारिक तौर पर लॉकडाउन में गरीब परिवारों की मदद किया था। तो उसका जो ये पक्ष है उसके एनेक्डोटल रिकॉर्ड में मेंटेन किया जाएगा। ये डायरेक्टली सीटेट में प्रश्न पूछा गया है, अभी आगे आप देखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल से भी बहुत ज्यादा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। रेटिंग स्केल क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। आप लोगों ने कभी ना कभी कस्टमर केयर पे बात किया होगा या फिर कोई भी सर्विस का एक्सेस लिया होगा किसी भी कंपनी के द्वारा, तो उनके द्वारा आपको एक मैसेज किया जाता है या फिर फोन कॉल पर बताया जाता है कि आप हमारी सर्विस को रेटिंग करिए 1, 2, 3, 4, 5 इस हिसाब से, जिसमें बोला जाता है कि 1 हमें दीजिए अगर हमारी सर्विस से आप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, 2 हमें दीजिए कि अगर हमारी सर्विस सेटिस्फैक्ट्री है, 3 हमें दीजिए कि अगर हमारी सर्विस बहुत अच्छी है, 4 हमें दीजिए कि हमारी सर्विस एक्सीलेंट है, और 5 हमें दीजिए जब हमारी सर्विस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ज़्यादा आप सेटिस्फाई हैं तो 5 दीजिए। इस हिसाब से, इसी हिसाब से बच्चे में भी होता है, उनकी भी रेटिंग की जाती है। कक्षा 5 में मान लीजिए 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों को एक रेटिंग स्केल पर तैयार किया जाता है। कैसे? ध्यान से देखिएगा। अगर बच्चा बहुत पढ़ने में कमजोर है तो इसे वेरी पुअर कहा जाएगा, अगर थोड़ा ठीक है तो पुअर कहा जाएगा, अगर एवरेज है तो गुड कहा जाएगा, एबव एवरेज है तो वेरी गुड कहा जाएगा, और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्सीलेंट कहेंगे। तो ये क्या कहा जा रहा है? ये सभी बच्चों का कहीं ना कहीं एक रेटिंग स्केल पर, एक पैमाने पर हम लोग तौल रहे हैं और इनको एक रेटिंग दे दे रहे हैं उस हिसाब से। तो ये होता है आपका रेटिंग स्केल। ठीक है, अगला है रूब्रिक्स। रूब्रिक्स में क्या होता है ध्यान समझिएगा। रूब्रिक्स में ये होता है कि मूल्यांकन का एक उपकरण है जो छात्र के सभी घटकों में उपलब्धि को दर्शाता है। सभी घटक कहने का मतलब कि मान लीजिए बच्चा एक एक्टिविटी कर रहा है, जिसमें अब एक्टिविटी करेगा तो उसमें क्या होता है, कई पक्ष हो सकते हैं कि बच्चे दूसरे बच्चों के साथ ग्रुप में काम करते हुए सहयोग की भावना है या नहीं, तो ये एक पक्ष हो गया। दूसरा कि बच्चे कहीं डोमिनेंट तो नहीं है ग्रुप में कि दूसरे बच्चे को मौका ही नहीं दे रहे हैं बोलने के लिए, ये दूसरा पक्ष हो गया। तीसरा, शैक्षणिक उसकी प्रगति क्या है, क्योंकि एक्टिविटी करने के दौरान वो कुछ नया सीख रहा है या नहीं, ये तीसरा पक्ष हो गया। ये सभी यानी अलग अलग पक्षों के बारे में, सभी घटकों के बारे में, उपलब्धियों के बारे में यहाँ पर बच्चे का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, तो इसे बोला जाता है रूब्रिक्स। यानी प्रत्येक बच्चे का अलग अलग पक्ष कि वो हेल्प कर रहा है या नहीं दूसरे का, वो सीख पा रहा है या नहीं, सभी पक्षों की जब बात की जाएगी और उसका डेटा मेंटेन किया जाएगा तो इसे हम लोग बोलते हैं रूब्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से बात करते हैं चेकलिस्ट के बारे में। चेकलिस्ट क्या होता है? तो देखिए, चेकलिस्ट होता है, इसमें ज़्यादातर आकलन हाँ अथवा नहीं में होता है। जैसे कि देखिए, आप लोग जब भी कोई जब भी कोई एक तरीके से फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के नीचे एक छोटा सा इस प्रकार से बॉक्स लिखा रहता है और आपको यहाँ पर आपसे एक वाक्य लिखा रहता है कि मैं ऊपर के सभी निर्देशों को पढ़ लिया हूँ और संतुष्ट हो और मेरी जानकारी में ये सभी निर्देश बिल्कुल सही हैं। तो आप यहाँ पर टिक करते हैं माउस से और उसके बाद से फाइनल सबमिट करते हैं। यानी कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप हाँ या ना में इसको
कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ ऊपर जो भी आपने चीज़ों को फिल किया है फॉर्म में वो सही है, तो यहाँ पर आप टिक कर रहे होते हैं यानी कि आपने हाँ में कहा। और अगर आपने टिक नहीं किया यानी नहीं है तो ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा। तो इसी प्रकार से चेकलिस्ट क्या होता है कि ये विभिन्न प्रकार के पक्षों का एक लिस्ट होता है जिसमें अलग अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब बच्चे से पूछा जा सकता है कि क्या आपने सुबह ब्रश किया है, अगर हाँ किया है तो यहाँ पर टिक करेंगे, अगर नहीं किया है तो नहीं करेंगे। मान लीजिए प्राइमरी का बच्चा, कक्षा 1 का बच्चा, आप बच्चे से पूछ सकते हैं क्या आप नहा करके आए हैं, अगर हाँ कहेगा तो टिक करेंगे, ना कहेगा तो क्रॉस करेंगे। इसी प्रकार से ये मैं आपको एक जनरल उदाहरण दे रहा हूँ, ये शैक्षणिक प्रगति और व्यवहार से जुड़ा हुआ अलग अलग हो सकता है, ठीक है, जिसमें हाँ या फिर ना में टिक या फिर क्रॉस करना होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं चेकलिस्ट। दोस्तों ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसको एक एक करके देख लेते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि मानकीकृत यानी स्टैंडर्ड और एक समान मूल्यांकन, तो ये विकल्प गलत है। कैसे? आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें शारीरिक रूप से अक्षम बालक भी है और इसके अलावा बहुत प्रतिभाशाली बालक भी है, अधिगम विकार जिसमें डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया से जूझ रहा बालक भी है। तो कैसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि मान लीजिए मैं बच्चे का कोई एक्टिविटी करा रहा हूँ, शारीरिक गतिविधि करा रहा हूँ, तो जिसमें पैर से विकलांग बालक है वो शामिल नहीं हो पाएगा, तो हम बच्चे का मानकीकृत आकलन कर ही नहीं सकते। तो ये गलत हो गया क्योंकि प्रत्येक बच्चे की ज़रूरत अलग है। अब मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित बालक है तो मैं बच्चे को पेपर पेंसिल पर परीक्षा कैसे दिला सकता हूं क्योंकि वो देख ही नहीं सकता। अगर मान लीजिए कोई श्रवण बाधित बालक है तो मैं मौखिक परीक्षा कैसे ले सकता हूं सभी बालकों का। यानी कि प्रत्येक बच्चे की जरूरत अलग अलग है और उस हिसाब से प्रत्येक बच्चे की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ही हमें मूल्यांकन करना चाहिए, ना कि समान मूल्यांकन करना चाहिए। तो ये गलत हो गया, ठीक है। तीसरा देखिए, एक आयामी मूल्यांकन। देखिए आज हम लोग सर्वांगीण विकास की बात करते हैं जिसमें बच्चे के प्रत्येक पक्ष की बात होगी, उसका संज्ञानात्मक मूल्यांकन भी होगा, उसका शारीरिक मूल्यांकन भी होगा, उसका संवेगात्मक मूल्यांकन भी होगा, उसका मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन भी होगा, ना कि केवल एक आयाम में होगा। तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया। पहला देखिए संकल्पनात्मक मूल्यांकन, तो क्या अभी जितने भी मूल्यांकन के प्रकार मैंने बताए हैं उसमें कहीं संकल्पनात्मक मूल्यांकन आया था? नहीं आया था, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा संरचनात्मक मूल्यांकन, जिसे हम लोग क्या बोलते थे? फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते थे। और फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? वो सीखने के दौरान होता है और सीखने के दौरान को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सतत और व्यापक मूल्यांकन बोलते हैं, जिसके बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 दोनों पैरवी करते हैं। यानी कि ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक प्रगतिशील कक्षा में, ध्यान दीजिएगा, क्या हो सकता है आप खुद से सोचिए। कहा जा रहा है कि शिक्षण पाठ्यपुस्तक केंद्रित होता है, तो आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं। तो जहां पर भी शिक्षक केंद्रित दिख जाए, पाठ्यपुस्तक केंद्रित दिख जाए, वो हमेशा गलत होगा क्योंकि बाल केंद्रित पर ज्यादा फोकस किया जाता है। दूसरा देखिए, योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है। योगात्मक यानी कि समेटिव असेसमेंट जो कि साल के अंत में होता है, तो ये तो निगेटिव हो गया ना, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करती है, यानी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए, ना कि समेटिव होना चाहिए। तो ये गलत हो गया। चौथा देखिए, अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों को शिक्षण को दिशा देता है, तो दंड हमेशा निगेटिव होता है। एनसीएफ 2005 के द्वारा दंड को पूरी तरीके से निषेध कर दिया गया, तो ये गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सक्रिय भूमिका यानी कि बाल केंद्रित, यानी बालक केंद्र में है और उसी को ध्यान में रखकर के शिक्षा देनी है बच्चे को। साथ ही साथ बच्चा खुद भी एक्टिव है, सक्रिय है चीजों को सीखने के सेंस में, तो ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात की जा रही है। पहला विकल्प दिया गया है, मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि किन किन मापदंड पर, जैसे रूब्रिक्स में क्या होता था, अलग अलग पक्षों पर बच्चे का मूल्यांकन किया जाता था, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग मापदंड की बात की जा रही है और उपकरण की योजना बनाना, यानी कि कोई भी एक्टिविटी बच्चा कर रहा है तो एज ए टीचर हम लोग प्लानिंग पहले से करेंगे ना कि बच्चे का किस किस पॉइंट पर मूल्यांकन करना है, उसी की बात कर रहा है, तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव हो गई। दूसरा देखिए, शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड, जिसमें एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी आएगा और पोर्टफोलियो भी आएगा, अभिलेख तैयार करना, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना और उनको श्रेणीबद्ध करना। यहां पर देखिए समय समय पर बात की गई है, यानी पर्टिकुलर किसी इंटरवल की बात की जा रही है, कि हमेशा नहीं, लगातार की बात नहीं की जा रही है, समय समय पर, यानी कि एक निश्चित टाइम पीरियड, मान लीजिए कि 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल, उसकी बात की जा रही है। जबकि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या कहता है? वो ये कहता है कि बच्चे के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही उसका मूल्यांकन होगा, उसके लिए वेट नहीं किया जाएगा 1 महीने का, 2 महीने का। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा
हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। अधिगम प्रक्रिया यानी कि जब बच्चा सीख रहा है उसी दौरान उसका एकीकरण होना चाहिए सीखने जो टीचर पढ़ा रहा है उसके साथ, ठीक है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी कि जब बच्चा लर्निंग कर रहा है अधिगम प्रक्रिया के दौरान है, उसी के दौरान उसका सतत और व्यापक मूल्यांकन और शिक्षण की प्रक्रिया को एकीकृत करना चाहिए। तो 1, 2 और 4 वाला विकल्प सही है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रह जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है, क्या कहलाता है। देखिए, प्रदर्शन की बात की जा रही है। प्रदर्शन किस में होगा? शैक्षणिक प्रगति में प्रदर्शन होगा। और ये मैंने आपको बताया था कि शैक्षणिक प्रगति में जो प्रदर्शन होता है उसको हम लोग पोर्टफोलियो में मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ पोर्टफोलियो के लिए क्या शर्त है कि ये एक निश्चित अवधि एक शैक्षणिक सत्र के लिए होता है। तो देखिए, पूरे वर्ष की बात की गई है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो हो जाएगा। देखिए, रूब्रिक तो होगा नहीं, क्योंकि रूब्रिक में क्या किया जाता है कि बच्चे के विभिन्न पक्षों के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो ये हमारा उत्तर होगा नहीं, और ये साल भर के लिए नहीं होता है, एक पूरे शैक्षणिक सत्र की बात की जा रही है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? पोर्टफोलियो होगा। फाइल भी हमारा उत्तर नहीं होगा, आंकड़ों का प्रपत्र भी नहीं होगा। पोर्टफोलियो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है। अधिगम के लिए आकलन यानी अधिगम हुआ नहीं है, यह सीखने के दौरान की प्रक्रिया है, यानी सीखने के दौरान जो आकलन किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे रचनात्मक आकलन बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। इसी को ध्यान में रखकर उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया, सिर्फ साल के अंत में परीक्षाएं। देखिए, सिर्फ, एकमात्र, केवल, यही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी शब्द होते हैं विकल्प को निगेटिव कर देते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। और वैसे भी साल के अंत में जो परीक्षा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग समेटिव असेसमेंट बोलते हैं, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। जबकि प्रश्न में हमसे क्या बोला गया है? प्रश्न में हमसे अधिगम के लिए आकलन बोला गया है, जो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखन यानी कि सीधे तौर पर आप इसे डॉक्यूमेंटेशन कह सकते हैं। तो केवल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है अधिगम के लिए आकलन, ठीक है। चौथा विकल्प दिया गया है, केवल प्रत्यय स्मरण पर आधारित प्रश्नोत्तरी। केवल तो वैसे भी निगेटिव हो गया, और प्रत्यय स्मरण का मतलब क्या होता है? रिकॉल करना, यानी बच्चे रटे हुए हैं और उसको बस रिकॉल कर रहे हैं और उस पर आधारित परीक्षण। तो इसमें बच्चे को अपने क्रिएटिविटी यूज करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, मानकीकृत परीक्षण। मानकीकृत परीक्षण यानी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जहां पर भी बात की जाएगी वो हमेशा निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें प्रत्येक बच्चे की जरूरत अलग अलग है। कोई बच्चा सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, तो सबके लिए एक टेस्ट कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसलिए मानकीकृत परीक्षण हमेशा निगेटिव होगा, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब पहला, तीसरा और चौथा तो पहले ही गलत हो गया। हमारे पास सिर्फ एक विकल्प बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखन, यानी कि बच्चे कॉन्सेप्ट बना पा रहे हैं या नहीं, जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसका बच्चे का एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन, डेटा तैयार करने की बात की जा रही है। अब बच्चे का कॉन्सेप्ट कब बनेगा? जब बच्चे को सिखाया जा रहा होगा, उसी दौरान उसका आकलन क्या कहलाता है? अधिगम के लिए आकलन। तो ये कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है, उनके कामों के नमूनों का संकलन करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है? पहला देखिए, मानक और एक रूप। मानक तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जहां पर भी होगा वो हमेशा निगेटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि समावेशी कक्षा में मानक परीक्षण हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। संकल्पनात्मक एवं अध्यापक केंद्रित, आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, अध्यापक केंद्रित या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित हमेशा निगेटिव होता है। चौथा विकल्प देखिए, मानक आधारित संदर्भ युक्त। मानक देखिए, संदर्भ युक्त तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि एनसीएफ 2005 बच्चों को उनके परिवेश से जोड़ करके बताने की बात करता है। अब बच्चे रेफरेंस कहां से लेंगे? अपने परिवेश से ही लेंगे, जो इन्वायरमेंट में वो देख रहे हैं उसी से तो रेफरेंस लेकर के बच्चे को ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है। क्योंकि बच्चा 6 साल के होने पर प्राइमरी में जाएगा, यानी कक्षा 1 में जाएगा। कक्षा 1 से पहले वो सेब खाया होगा, यानी कि सेब बच्चा प्रत्यक्ष तौर पर देखा हुआ है और उस सेब से रेफरेंस लेते हुए बच्चे को ए फॉर एप्पल बताया जाता है। तो ये तो सही था संदर्भ, लेकिन मानक जहां पर भी आ जाए, मैं आपको क्या बता रहा हूं, मानक जहां पर भी आ जाए वो हमेशा निगेटिव होता है, तो ये गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा ही केवल, सतत और समग्र। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आकलन का उद्देश्य क्या है? आकलन का उद्देश्य यानी कि असेसमेंट क्यों किया जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो असेसमेंट क्यों किया जाता है? ताकि बच्चे का
जो भी परेशानी आ रहा है उस परेशानी को टीचर समझ पाए और उस परेशानी को दूर करते हुए उसका अधिगम अर्थपूर्ण कर पाए। अब बच्चे के परेशानी के बारे में टीचर कैसे जानेगा? जब उसे फीडबैक मिलेगा कि बच्चे को यहाँ पर समस्या है या फिर यहाँ पर दिक्कत है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया, बच्चे को भयमुक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना। तो केवल अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना इंपॉर्टेंट नहीं है। असेसमेंट क्यों किया जाता है? उसकी समस्याओं को जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरा देखिए, बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले प्रखर और सामान्यीकरण में चिन्हित करना, यानी कि ये अलग अलग बांटने की बात कर रहा है कि कोई बहुत कमजोर है, कोई बहुत बहुत तेज है, इस प्रकार से। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एक ऐसा विकल्प जो कि बच्चे को नॉमिनेट करे, लेबल करे उनकी योग्यता के आधार पर, वो हमेशा निगेटिव होता है। क्योंकि समावेशी कक्षा में चाहे बच्चा किसी भी प्रकार से हो, सबको साथ लेकर के चलने की बात होती है। तो ये गलत हो गया। चौथा देखिए, कक्षा में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना। प्रतियोगिता अगर हेल्दी कॉम्पिटिशन की बात की जाएगी तब तो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर केवल प्रतियोगिता की बात होगी तो वो हमेशा निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, ध्यान से समझिएगा। आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से इंडिविजुअल डिफरेंस रखता है। अब मान लीजिए कि कोई एक दृष्टिबाधित बालक है, तो हम उसका श्रवण बाधित बालक से कैसे कॉम्पिटिशन करा सकते हैं? मान लीजिए कि कोई एक बालक नॉर्मल बालक है जो कि दौड़ सकता है। अब कोई शारीरिक गतिविधि हो रही है, तो उसमें हम लोग पैर से विकलांग बच्चे के साथ कैसे कॉम्पिटिशन करा सकते हैं? हो ही नहीं सकता। इसलिए जहां पर भी प्रतियोगिता की बात की जाएगी वो हमेशा निगेटिव होता है समावेशी कक्षा के संदर्भ में। ठीक है, तो ये गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आकलन हम लोग क्यों कर रहे थे? आकलन इसलिए कर रहे थे कि अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चे को आ रही समस्याओं को जान करके उसको दूर किया जाए, ताकि उसका अधिगम अर्थपूर्ण होगा। अब बच्चे के बारे में टीचर को विश्वसनीय फीडबैक मिलना इंपॉर्टेंट है, ताकि टीचर उसके अकॉर्डिंग फिर बच्चे को समझा पाए उस कॉन्सेप्ट को लेकर के। यही बोला गया है, विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? कौन सा निगेटिव है वो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया, पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों को संकलित करता है और विकासात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव है। चूंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, पोर्टफोलियो विद्यार्थी को अभिकल्प करने, संग्रह करने और मूल्यांकन में संलग्न करते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पोर्टफोलियो में बच्चे की शैक्षणिक प्रगति की बात की जाती है, तो बच्चा खुद से अपना मूल्यांकन कर सकता है। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है। हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा गया था। तीसरा देखिए, पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को स्वयं की अधिगम प्रगति के आकलन में संलग्न करने में स्वनियमितता को सुमन्नत करता है। यानी ये भी बात वही कह रहा है कि बच्चा अपने खुद से खुद का मूल्यांकन कर सकता है। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षणों और क्विज होते हैं और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर केवल क्विज और असंबद्ध परीक्षण नहीं होते हैं, बल्कि बच्चे की शैक्षणिक प्रगति से संबद्ध परीक्षण का डेटा यहाँ पर मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो ये विकल्प निगेटिव है, और चूंकि निगेटिव वाला ये हमसे पूछा गया था, ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है? यानी कि निगेटिव वाला हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चौथा विकल्प दिया गया है, पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थियों की सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले हमारे शिक्षा प्रणाली में क्या था कि साल भर पर ही बच्चे का एग्जाम होता था, या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा होता था 6 महीने पर। तो इससे सीखने के दौरान बच्चे का आकलन नहीं हो पाता था। यही तो बात बोला जा रहा है इसमें। तो ये बात बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया है। तीसरा विकल्प दिया गया है कि यह जो मूल्यांकन है सतत और व्यापक, यह विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है। ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है। कैसे? मान लीजिए बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट में बच्चे को कोई डाउट हुआ, तो धीरे धीरे उसका डाउट बढ़ रहा है, तो बच्चा उसका रुचि जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। लेकिन जब उसके डाउट को क्लियर कर दिया गया तो उसमें रुचि बनी रहेगी और बच्चा इंटरेस्ट लेगा उस टॉपिक में। तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव हो गई। चूंकि हमसे निगेटिव पूछा गया था, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया। तो ये बात बिल्कुल सही है। पहले जो हमारे समाज में शिक्षा प्रणाली में व्यवस्था थी, वो क्या था कि साल के अंत में ही परीक्षा होगी। ये नवीनतम प्रक्रिया है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है।
तो ये आसान नहीं बल्कि एक जटिल प्रक्रिया के तौर पर माना जाता है और निरंतर परीक्षण नहीं करना है। परीक्षण कहने का मतलब कि बच्चे का रोज रोज टेस्ट नहीं लेना है। जो भी एक्टिविटी बच्चा कर रहा है उसी के दौरान उस एक्टिविटी में ही, अगर मान लीजिए बच्चा कोई दौड़ रहा है तो उसके दौरान उसका मूल्यांकन करना है कि वो सही से दौड़ पा रहा है या नहीं, इस प्रकार की चीज़ें। इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि रोज रोज बच्चे का टेस्ट लेना है, परीक्षा लेना है। तो ये विकल्प निगेटिव है। चूंकि निगेटिव हमसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सतत और समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। पास और फेल बच्चा कब घोषित किया जाता है? वो उसके फाइनल परीक्षा में घोषित किया जाता है और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग योगात्मक मूल्यांकन बोल सकते हैं या फिर योगात्मक आकलन बोलते हैं, यानी कि समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न हमसे सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात की गई है, यानी कि इसका उद्देश्य केवल पास या फिर फेल घोषित करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बच्चे को आ रही कठिनाई, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो कठिनाई आ रही है उस कठिनाई को पहचान करके उस कठिनाई को दूर करते हुए बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, ये प्राथमिक उद्देश्य होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन या फिर समग्र मूल्यांकन का। ठीक है, तो ये गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकृत करना। कोई भी विकल्प जो कि बच्चों के परफॉर्मेंस के आधार पर उनको बांटे, कैटेगराइज करे, लेबल करे, वो हमेशा निगेटिव होता है। ये कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, छात्रों के प्रदर्शन को एक दूसरे से तुलना करना। ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है, क्योंकि आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें प्रत्येक बच्चा दूसरे से अलग है। कोई दृष्टिबाधित है, कोई श्रवणबाधित है, कोई पैर से विकलांग हो सकता है और सबको एक साथ ही पढ़ाना है। तो कैसे आप एक ऐसे बच्चे जो कि पैर से विकलांग है, जो कि शारीरिक गतिविधि में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, आप उसकी तुलना दूसरे बच्चे जो कि नॉर्मल है उससे कैसे कर सकते हैं? तो कोई भी एक ऐसा विकल्प जो कि डायरेक्टली परफॉर्मेंस को तुलना करने की बात करे, कंपेयर करने की बात करे, वो हमेशा निगेटिव होगा। एक ही विकल्प बच्चा, छात्रों की समझ को आंकना, पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को उनके अनुसार रूपांतरित करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि बच्चे जब कुछ सीख रहे हैं, उन सीखने के दौरान ही बच्चों को कितना समझ में आ रहा है वो कॉन्सेप्ट, उसकी जांच किया जाता है और बच्चे को आ रही समस्याओं के हिसाब से शिक्षा शास्त्र, यानी कि जो पेडागोजिकल एस्पेक्ट है, जिस विधि से टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, उसमें आवश्यक बदलाव किया जा सकता है और उसके अनुसार, किसके अनुसार? बच्चे के अनुसार उसको रूपांतरित किया जाएगा। यानी कि आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, यानी कि बालक को केंद्र में रख करके उसको एनी हाउ हमें समझाना है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लिखने के कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? ध्यान से समझिएगा, यहां पर साफ शब्दों में मेंशन ये किया गया है कि यहां पर टीचर के द्वारा सहयोग किया जा रहा है ड्राफ्ट को लिखने में। तो जो बच्चे की प्रगति को बढ़ाए या फिर बच्चे के सीखने के दौरान ऑनगोइंग प्रोसेस में जो बच्चे को सीखने में मदद करे टीचर के द्वारा, वो हमेशा रचनात्मक मूल्यांकन होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना यह ध्यान देना है कि जो मूल्यांकन प्रक्रिया चल रही है, क्या वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, क्या जिस चीज के लिए बच्चे का मूल्यांकन किया जा रहा है, क्या वो अधिगम प्रक्रिया अभी भी चल रही है अथवा नहीं। तो यहां पर साफ शब्दों में मेंशन ये किया गया है कि 1 महीने के दौरान कई बार ड्राफ्ट लिखने में उसकी मदद की गई है। तो यहां पर यह रचनात्मक मूल्यांकन होगा। अगर योगात्मक मूल्यांकन होता तो वहां पर टीचर के द्वारा बार बार मदद नहीं किया जाता, क्योंकि योगात्मक मूल्यांकन जो होता है वो एक निश्चित अवधि के बाद होता है, जिसमें टीचर हेल्प नहीं करता है, बल्कि अब उसके बारे में फाइनल डिसीजन सुनाया जाता है कि हाँ बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया अथवा नहीं आया। तो योगात्मक तो होगा नहीं, मानक संदर्भित होगा नहीं, मानकीकृत हमेशा निगेटिव ही होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के आकलन को नहीं दर्शाती है? प्रश्न निगेटिव सेंस में, तो उत्तर भी निगेटिव वाला ही होगा। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं, वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं और कहाँ वहाँ कैसे पहुँचे। तो ये तो आकलन का एक प्रमुख उद्देश्य के तौर पर होता है, तो ये पॉजिटिव सेंस में, तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही हो गया। रचनात्मक यानी कि जो सीखने के दौरान ही बच्चे को फीडबैक के तौर पर टीचर के द्वारा बताया जा रहा है। देखिए प्रतिक्रिया की बात की जा रही है, तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। चौथा देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे कि सहकर्मी स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जा सकता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। जो पोर्टफोलियो होता है वो क्या होता है? वो स्व मूल्यांकन ही तो होता है।
बच्चा जो है वो पोर्टफोलियो को देख करके अपना खुद का मूल्यांकन कर सकता है। इसके अलावा असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग यानी सीखने के रूप में आकलन, इसे हम लोग पीयर असेसमेंट भी कह सकते हैं, यानी सहकर्मी असेसमेंट भी कह सकते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी ये पॉजिटिव सेंस में हो गया, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, एक ही विकल्प बचा। देखिए, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। तुलना जहां पर भी आ गया, एक दूसरे से कंपेयर करने की बात जहां पर भी आ जाएगी, वो हमेशा निगेटिव होगा। और चूंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। निगेटिव कैसे होगा, अभी मैंने कुछ देर पहले प्रश्न में आपको समझाया था कि एक ही कक्षा में, समावेशी कक्षा होने की वजह से, कोई दृष्टिबाधित बालक है, कोई श्रवण बाधित बालक है, तो आप एक लेवल पर दूसरे बच्चे की तुलना नहीं कर सकते। अब कोई श्रवण बाधित बालक है, वो मान लीजिए कि पेपर पेंसिल पर परीक्षा दे सकता है, कोई दृष्टिबाधित है जो कि पेपर पेंसिल पर परीक्षा नहीं दे पाएगा, तो आप उसके कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे तुलना करेंगे? तो ये निगेटिव हो गया। चूंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा, सीखने के आकलन का मतलब क्या हो गया कि सत्र के अंत में जो आपकी परीक्षा होती है, क्योंकि सीखा जा चुका है, सीखने की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद आकलन किया जा रहा है, यानी ये फाइनल परीक्षा की बात की जा रही है। और सीखने के लिए आकलन यानी अभी अधिगम यानी लर्निंग हुआ नहीं है, सीखने के लिए आकलन किया जा रहा है, यानी कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस, यानी कि जब बच्चे सीख रहे हैं उसी दौरान बच्चे का आकलन किया जा रहा है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो सत्र के अंत में परीक्षा होती है उसके बजाय जो लगातार बच्चे का मूल्यांकन हो रहा है पढ़ाई के दौरान ही, वो सुनिश्चित करना एक शिक्षक को क्यों चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों के बीच तुलना पर जोर देने के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं, जहां पर भी कंपेयर करने की बात आ जाएगी, जहां पर भी तुलना करने की बात आ जाएगी, वो हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि समावेशी कक्षा में एक दूसरे बच्चे की हम लोग तुलना कर ही नहीं सकते। तीसरा देखिए, सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षण को करें। सीधे निर्देश का कहने का मतलब कि आप बच्चों को बस डायरेक्शन दे रहे हैं कि हाँ बेटे ऐसे करो, ऐसे सीखो, ऐसे करो, ऐसे करो। बच्चा प्राइमरी लेवल का है, वो करके ही सीखेगा या फिर कहानी के माध्यम से सीखेगा। आप केवल बता देंगे, केवल इंस्ट्रक्शन दे देंगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, शिक्षार्थियों को केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर केंद्रित करना चाहिए। देखिए, केवल एकमात्र एक ही पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी वर्ड्स मैं बता रहा हूं, अगर किसी भी विकल्प में आपको दिख जाए और प्रश्न अगर पॉजिटिव सेंस में पूछा गया तो ये विकल्प को निगेटिव कर देता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा ऐसे शब्द किसी विकल्प में दिए गए तो। एक ही विकल्प बचा, शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, सीखने के लिए आकलन पर ज्यादा जोर देना है, यानी ये रचनात्मक आकलन की बात कर रहा है। रचनात्मक आकलन क्या होता है? जब बच्चा ऑनगोइंग प्रोसेस में, सीखने की प्रक्रिया में, उसी दौरान लगातार उसका कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट होते रहना चाहिए, यानी जो कुछ भी बच्चा एक्टिविटी कर रहा है उसी दौरान उसका आकलन होना चाहिए। यही तो बात की जा रही है कि दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन किस प्रकार किया जाना चाहिए। चौथा विकल्प दिया गया है, योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। तो यह विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि योग्यता के आधार पर आप बच्चे को कहीं ना कहीं कैटेगराइज कर रहे हैं, लेबल कर रहे हैं कि ये बहुत तेज बालक है, ये बहुत कमजोर बालक है। तो जो भी योग्यता के आधार पर बंटवारे की बात करेगा वो हमेशा निगेटिव माना जाता है। तीसरा देखिए, सभी शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि मूल्यांकन सभी शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। तो मूल्यांकन केवल शैक्षणिक पक्षों का नहीं किया जाता, बल्कि गैर शैक्षणिक पक्षों का भी करना है। बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात की जाती है। यह विकल्प केवल सभी शैक्षिक गतिविधियों की केवल बात कर रहा है, इसलिए यह निगेटिव हो गया, गैर शैक्षणिक की बात ही नहीं कर रहा है। एक पहला विकल्प देखिए, शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। तो यह भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि एक बार जो सत्र के अंत में परीक्षा होता है वो आपका क्या होता है? वो योगात्मक मूल्यांकन होता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 योगात्मक से ज्यादा रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देता है, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करता है। पहले विकल्प में केवल एक बार मूल्यांकन की बात की जा रही थी, इसलिए निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है, अधिगमकर्ताओं में असफलता का डर पैदा करना। देखिए, डर जो है वो एक निगेटिव इमोशन है, और बच्चे के जो इमोशन होते हैं वो डायरेक्टली उसके संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है, यानी बच्चे की समझ से जुड़ा हुआ है। अगर बच्चा निगेटिव तौर पर उसमें इमोशंस जनरेट हो रहे हैं तो उसका जो संज्ञानात्मक विकास है, यानी जो उसकी समझ है, वो भी नकारात्मक तौर पर प्रभावित होगी। अब चूंकि डर निगेटिव था तो ये उसके लिए संज्ञानात्मक विकास के लिए हानिकारक है। तो एज ए टीचर हम ये थोड़ी चाहेंगे कि बच्चे को समझ में ना आए कॉन्सेप्ट, तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा।
दूसरा देखिए, बुरे प्रदर्शन के लिए बच्चों को शर्मिंदा करना। शर्मिंदा ये भी एक इमोशन है जो कि बच्चे के संज्ञान को निगेटिव तौर पर प्रभावित करेगा, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प दिया गया है, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। मैं बार बार कह रहा हूं, जहां पर भी कंपेयर आ जाए, एक दूसरे से तुलना करने की बात आ जाए, वो हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि समावेशी कक्षा में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक बच्चे की योग्यता को दूसरे बच्चे की योग्यता से तुलना करें, क्योंकि प्रत्येक बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंसेज रखते हैं। इसलिए तुलना कहीं भी दिख जाए वो हमेशा गलत ही होगा। एक ही विकल्प बचा, अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना, यानी कि किस प्रकार से बच्चे का हम लोग हेल्प कर सकते हैं उसको सीखने में आ रही समस्याओं को दूर करते हुए। यही मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। दोस्तों, ये टॉपिक पूरा समाप्त हो चुका है और इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही साथ सीटेट सीडीपी के लिए टॉपिक वाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।